16 महीने तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम चैलेंजेस के बावजूद अपनी सियासत को आपने कुर्बान किया और रियासत को बचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू सियासी शतरंज। आज बड़ा हैपनिंग डे था। वजीर आजम पाकिस्तान, जिनका आज आखिरी दिन एज वजीर आजम, बड़े बिजी नजर आए। हमने देखा सुबह से काबीना का इजलास मीडिया के सामने मुसलसल हो रहे। कौमी असम्बली के अंदर भी उन्होंने खिताब किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी दी। यहाँ तक कह दिया कि 13 जमाती इत्तेहाद एक ऐसा गुलदस्ता है जो पहले ना कभी बना था ना आइंदा बनेगा, और एक अनोखा वाकया है। इससे पहले मैं वजीर आजम पाकिस्तान को डिस्कस करूं, उनके बयान को डिस्कस करूं, मैं यहाँ पर आपको बड़ी खबर और देना चाहूंगा कि निगरान वजीर आजम के नाम के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए मुख्तदर हल्के इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जलील अब्बास जिलानी का नाम 99% फाइनल हो चुका है। ये वो हस्ती हैं जिनका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तजवीज़ किया था, और बताया जा रहा है, कुछ ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी रिश्तेदारी भी है यूसुफ रजा गिलानी साहब से। साथ साथ गिलानी ब्रदर्स, हम जानते हैं पिछली बार भी जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हुआ था तो गिलानी ब्रदर्स सरे फहरिस्त थे। इस दफ़ा फिर बताया जा रहा है कि जलील अब्बास गिलानी साहब का नाम कंफर्म हो चुका है। तकरीबन ज़राए और मुख्तदर हल्के ये कंफर्म कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि ये साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, पाकिस्तान के सफीर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, अमरीका में, भारत में, यूरोपियन यूनियन में, बेल्जियम में, लग्जमबर्ग में। और यकीनन अब देखना यह है कि आने वाले रोज, क्योंकि वजीर आजम ने कहा है कि 2 से 3 दिन में वो राजा रियाज से मुलाकात करके इस नाम को फाइनल करेंगे और फिर वो वाजे करेंगे कि कौन है आखिर निगरान वजीर आजम। लेकिन इस वक्त तक मुख्तलिफ ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि जलील अब्बास जिलानी का नाम फाइनल हो चुका है निगरान वजीर आजम के लिए। यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेट्स सी ऊंट किस करवट बैठता है और इससे पाकिस्तान की सियासत पर क्या इंपैक्ट आएगा। ख़वातीन व हज़रात, आज एक और तारीख साज बयान दिया गया साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो हैरान कुन है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। उनका ये कहना है कि मुझे शर्मिंदगी है कि मैं इस ऐवान का हिस्सा रहा जहां 5 साल कोई अपोजिशन ना थी। बदतरीन असेंबली में रहने से पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगता हूं। इस बदतरीन असेंबली में हम सब का किरदार है। पाकिस्तानी अवाम को इस बदतरीन असेंबली की निजात से खुशी मिलेगी, और आज खुशी का दिन है। ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है कि आज खुशी का दिन है, क्योंकि इस बदतरीन हुकूमत से निजात मिलेगी, क्योंकि अवाम को इस बदतरीन के ऐवान से निजात मिलेगी और तारीखी फैसला करेंगे हम। यकीनन ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यकीनन मालूम पड़ जाता है इससे कि हकीकत क्या, अफसाना क्या। मैं आपके सामने इस वक्त 2 स्टेटमेंट्स रखना चाहूँगा पीपल्स पार्टी के सरबराहान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा कि 9 मार्च 2022 को आसिफ अली जरदारी साहब ने जलसे से क्या कहा था। सुनिए। अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ के और इस नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें और इसकी जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं जो कि मुल्क चला सके और हम उसकी मदद करें। और यकीनन हमने देखा कि फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उस वक्त वजीर आजम को घर भेजा गया, और फिर शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादी हुकूमत की शक्ल में वजीर आजम पाकिस्तान बने। और आज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आंख भी मारी और मुस्कुराए भी और इशारतन सब कुछ कह दिया। जरा सुनिए। I am happy that we were able to contribute to this national effort led by the Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, Mr. Shahbaz Sharif, exiting the FATF grey list. अंग्रेजी में कहते हैं you didn't say anything in particular but you said it really well, कि आपने कुछ ना कहते हुए सब कुछ कह दिया। और जो आंख मारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, लग यही रहा है कि उनको मालूम पड़ चुका है कि नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम होंगे। इशारतन तो उन्होंने बता दिया है पूरे पाकिस्तान को। कह लीजिए इसको फंबल, गलती और स्लिप ऑफ टंग, लेकिन यकीनन स्लिप ऑफ टंग में भी दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। अब बात हो जाए कुछ वजीर आजम पाकिस्तान की, तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि मुल्क में जो ये दहशत गर्दी की मौजूदा लहर है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वापस आना है, दाइश का आना है, ये साबिक वजीर आजम की वजह से है। उन्होंने क्या कहा, सुनवाना चाहेंगे आपको। नोटिस में है कि उस वक्त के वजीर आजम ने कहा कि हम उनको पाकिस्तान दावत देते हैं, वो आए और यहां पर रहें और ये उनका घर है। जनाब स्पीकर, उसके बाद फिर दहशतगर्दी ने किस तरह सर उठाया, ये कोई राज की बात नहीं है।
ये कोई राज की बात नहीं है, कह रहे हैं हमारे वजीर आजम, जिनका आज आखिरी रोज है और आखिरी रोज पर बड़े बड़े इंकशाफात सभी कर रहे हैं। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे स्टेटमेंट को देखते हैं मौजूदा वजीर आजम की? वो ये कह रहे हैं साबिका वजीर आजम की वजह से TTP और ये दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में आई, उनकी दावत पर वो आके पाकिस्तान में दोबारा रिसेटल हुए, रद्दुल फसाद, ज़र्ब अज़्म, इतने सारे ऑपरेशंस के बाद क्या एक वजीर आजम के पास ही ताकत होती है? इज इट इवन पॉसिबल ब्रिगेडियर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जुतई साहब ने मुझे शो के लिए। देखिए, जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है, शहबाज शरीफ साहब ने, कि पुराने प्राइम मिनिस्टर की वजह से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया, तो मेरे ख्याल में इसमें मुबालगा रही है। आप पिछले दिनों में आप देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान के नौजवानों को जो कि पहाड़ों पर हैं और स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उसको भी हालिया गवर्नमेंट ने उनको नीचे वापस आने और कौमी मेन धारे में शामिल होने की दावत दी है। तो उसी सिलसिले की एक पुरानी कड़ी जो थी वो ये कि आप इस तरह के तमाम एलिमेंट जो कि आपके फोर्सेस को या वहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे अटैक कर रहे थे, तो उनसे कहा कि अब हथियार फेंक कर तो कौमी मेन धारे में आए, तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें तमाम उस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी, तमाम लोग इसमें शामिल थे। एक किसी बंदे का नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स वीटो पावर प्राइम मिनिस्टर के साथ ही होती है। तो अमन को एक मौका देने के लिए उन्होंने ज़रूर ये कहा था, जिसमें कि हर किस्म की लीडरशिप वहाँ पे ऑन ग्राउंड ट्रूप्स वगैरह सबकी ओपिनियन मेरे ख्याल में शामिल थी। उसको टोटल पुरानी गवर्नमेंट को ब्लेम दे देना ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमें हालिया दिनों के अंदर अपनी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, स्पेशली विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान, उसको भी चेकमेट करने की ज़रूरत है। उसको भी एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि वो क्या वजूहात हैं कि पहले अगर वो मुतमईन थे या उस तरह के अटैक नहीं हो रहे थे, तो अब दोबारा क्यों शुरू हुए। तो मेरे ख्याल में एज अ होलसम इसका तजिया करने की जरूरत है। लेकिन हुजूर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने आज बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तारीख की कामयाब तरीन फॉरेन पॉलिसी थी। आप अग्री नहीं करेंगे? तारीख की कामयाब तरीन, अगेन वो जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया, तो दुनिया इसको जिनके जेब में पैसे नहीं है, जिनको जिस किस्म के माशी फिक्रों में अवाम जो है उनको लाक हैं, तो उसके हिसाब से वो इस तरह की स्टेटमेंट्स को कंसीव नहीं कर पा रहे, उनको हजम नहीं कर पा रहे। इसमें देखें, कोई अगर आप रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो इमरान खान साहब के दौर में, पिछली गवर्नमेंट के दौर के अंदर आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे थे, जबकि डिप्लोमेसी जो है वो एंगेजमेंट का नाम है। आपको कुछ थोड़ा सा माइल्ड स्टेटमेंट्स देने की जरूरत होती है। कहते हैं कि आप तोले माशे के अंदर बात करते हैं, ना कि हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। तो पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये जरूर था कि आपने काफी सारे फ्रंट खोले थे, और इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लीनियंसी की तरफ गए, कुछ एंगेजमेंट बढ़ाई, और आप नंबर ऑफ विजिट्स जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने किए हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो डैमेज कंट्रोल की एफर्ट कर रहे थे। हालांकि उनके विजिट्स को भी एक नेगेटिव प्रिज्म के थ्रू देखा जाता है। तो उनका ये क्लेम करना आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पाकिस्तान और हुजूर आप फॉरेन पॉलिसी को इसलिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया, और मुल्क में जो टेररिज्म है उसमें अफगानिस्तान का सबसे बड़ी जिम्मेदारी करार दी जाती है कि उनकी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। देखिए, फॉरेन ऑफिस की अपनी प्रायोरिटी होती है कि वो फॉरेन मिनिस्टर को भेजें या ऐसे किसी बंदे को भेजें, जैसे दुरानी साहब अभी गए थे, उनका वहाँ पे असू जाती तौर पर भी होता है। आप किसी भी डिप्लोमेट को उस कैपिटल में भेजते हैं जहाँ पे वो पहले थर्ड सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी इस तरह का रहा हो, ताकि पर्सनल रेपो जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करने में काफी कारगर साबित होती है। दुरानी साहब का एक बड़ा मजबूत किस्म का किरदार रहा है अफगानिस्तान की, जितनी वहाँ पे तब्दीलियां आती रही हैं, तो इस वजह से इनका चुनाव दुरानी ट्राइब अफगानिस्तान में भी और बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा आपसे सवाल एक और ये है ब्रिगेडियर साहब के, वजीर आजम ने आज TTP का जिक्र किया, दाइश का नहीं किया, जबकि रिसेंट लहर दहशतगर्दी की तो दाइश की वजह से आ रही है। मैं इस बात पे भी हैरान हूं, आपको बात हैरान कौन लगी? देखिए, TTP हो, ISIS हो या तुर्किया मूवमेंट हो जो कि चाइना के अंदर वो ऑपरेशन करती है, तो ये तीनों एलिमेंट्स वहाँ पे हैं अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। शायद मे भी उन्होंने ISIS का नाम जो है वो उन्होंने ना लिया हो, शायद उनको याद ना रहा हो, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनकी निशानदेही की जा चुकी है। और जब दुरानी साहब गए थे तो इन तीनों एलिमेंट्स की, तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की तालिबान के साथ उठाया गया था कि इनके एलिमेंट्स आपके पास छुपे हुए हैं, आप या तो इनको अपनी सरजमीन पे को बसने न दें, या इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें, या फिर पाकिस्तान के पास मिलिट्री ऑप्शन है। लेकिन मिलिट्री ऑप्शन बहुत लेट वाली ऑप्शन है, पहले ऑफकोर्स डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज होगी। तो शायद
उनको याद ना रहो, अदरवाइज ISIS फॉरेन ऑफिस की लिस्ट के ऊपर शामिल है। ब्रिगेडियर साहब, आर्मी चीफ हमारे सिपा सालार आला ने भी ये कहा है कि हम इन मुख्तलिफ धड़ों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और हम जानते हैं कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं वो भी तारीख साज हैं। इलेक्शन कह रहे हैं कि शायद डिले भी हो सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से। आने वाला वक्त आप कैसे देख रहे हैं हुजूर? देखिए, जो आपने बात है कि धड़ों से बात नहीं करते, अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में उन्होंने बात की थी। कल कबायली ग्रैंड कबायली जरगे पेशावर में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने खास करके अफगानिस्तान के तालिबानी जो अबूरी गवर्नमेंट है उनको मुखातिब करके कहा कि एहसान का बदला जो है एहसान के अलावा क्या हो सकता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि वो TTP के साथ ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कि पाकिस्तान में एक अपना क्लेम रखते हैं कि हम शरीयत को लेकर आना है या अपनी कोई एक रिट कायम करना चाहते हैं, ये फॉर दैट मैटर जैसे कि एक दोहा के अंदर भी हुआ था तालिबान के साथ जब एग्रीमेंट हो रहा था, उन्होंने कहा कि तमाम हमारे प्रिजनर्स को रिलीज करें, हमारे वहाँ पे आर्मी को वहाँ से निकालें और पुराना स्टेटस फाटा का जो है। तो इस तरह की नेगोशिएशंस माजी में होती रही हैं, जिसको कि चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियरली बता दिया अब कि वो उस किस्म की किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे, वो स्टेट टू स्टेट ही बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट लीडरशिप जिससे मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों शामिल हैं, वो एक पेज पर होंगे, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। सर, अल्लाह करे कि ये पोजीशन कंटिन्यू रहे और हम सब एक पेज पर रहें ताकि मुल्क के जो नेशनल एजेंडा के टारगेट्स हैं वो अचीव किए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड MSA साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे चैनल के लिए निकाला। एक ब्रेक का वक्त आ रहा है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे मुल्क की मईशत को, क्योंकि गुज़िश्ता 16 माह में हम कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिंदा रहने की कीमत कितनी बड़ी है, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद।